नमस्कार। कल इंट्रोडक्शन क्लास में आप सभी ने ज्वाइन किया, इसके लिए धन्यवाद। आज जब क्लास वन, कल जो अगर बातें छूट गई होंगी तो उन्हें अभी रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है, चेक करना अगर आपको कुछ मिस हो गया हो तो चीजें हम तो अभी क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना महिलाओं की बीमारियों से रिलेटेड, ये पीरियड जो है, क्योंकि वो हर महीने आता है। 28 से 35 दिन तक भी आ सकता है वो। ठीक है, तो एक लंबा समय होता है, उसका पूरा एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है, इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। पूरे स्लाइड्स और पीपीटी के साथ वो स्लाइड और पीपीटी भी मिल जाएगी जो मेन ग्रुप इन रोल है उनको। उसमें वो साइंस बताया जाएगा किस तरह से ये प्रोसेस होता है, इसमें क्या क्या टेक्निकल टर्म्स है, फिजियोलॉजी क्या है, इसमें एनाटॉमी क्या है, वो सभी चीज़ें बताई गई। तो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जिन्होंने इनरोल किया हुआ है, हम लोग इसके एक्यूप्रेशर पार्ट पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जिस पार्ट पर डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्यूप्रेशर पार्ट। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर में हर बात को एक अलग तरीके से समझते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि एक फिलॉसफी है, कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट को जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम लोग इसको डीप लेवल में जा सकते, डायग्नोसिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए। तो अगर प्रॉपर टाइम के पहले पीरियड्स आते हैं तो इसके क्या मतलब, चाइनीज एक्यूप्रेशर में यह दो कारणों से होता है। या तो ब्लड में हीट बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है, ब्लड में हीट बहुत ही ज़्यादा हो गया हो, ठीक है, या फिर ब्लड में डिफिशियंसी हो रही, ठीक है। ये दो टॉपिक होते हैं। ठीक है, और अगर हीट है तो उसके क्या सिम्टम हो सकते हैं। अगर डिफिशियंसी एनर्जी की कमी है तो क्या सिम्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये आपको सीडेट करना है पॉइंट्स को। क्लियरिफिकेशन है, आपको करना है सीडेशन। ठीक है, स्लाइड में आपको सुधार दिया जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो लीवर 2, 3, GB 13 और 20 को हम लोग सीडेट कर देते हैं, जिससे ब्लड की हीट कम हो जाती है। और अगर एनर्जी डिफिशियंसी है आपकी तो LU7 9 है, UB 13 है, GB 12, ST 36, CV 6, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड, मतलब लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी, दोनों हैंड में हम ये टोनिफिकेशन और ये टोनिफिकेशन करते हैं। तो एनर्जी डिफिशियंसी हो जाती है तो उसके अलग सिम्टम्स होते हैं। और ब्लड में हीट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो उसके अलग सिम्टम्स होते हैं, है ना। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लड में हीट कहाँ से आ जाती है और ब्लड में डिफिशियंसी कहाँ से आ जाती है, क्यों वो डिफिशियंट हो जाता है। हालांकि कल मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन मैं चाहता हूँ जो कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे आज उसको देख रिपीट कर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्लड में हीट कहाँ से आ जाती है। तो ब्लड में जो है हीट जो है वो चार तरह की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड हीट। ब्लड में गर्मी चार तरह की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कि हार्ट में ब्लड हीट होता है, उससे भी ब्लड हीट हो जाता है, मतलब हृदय में गर्मी, हृदय में गर्मी है तो स्वाभाविक रूप से आपके इसमें भी गर्मी हो जाएगी। ठीक है, उमेश जो यूट्यूब का लिंक है ना, उसको एडमिन ग्रुप में डाल दीजिए तो। ठीक है, तो ब्लड में हीट पहला हृदय से, हार्ट में गर्मी, हार्ट में गर्मी है तो ब्लड में भी गर्मी है। ठीक है, हम लोग सिम्टम्स देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हार्ट में गर्मी के क्या है। ठीक है, पहले ओवरऑल हम एक देख लें। लीवर में गर्मी है तो भी ब्लड में गर्मी आ जाएगी, क्योंकि हार्ट जो है ना ब्लड को पूरे शरीर में घुमाता है, और हार्ट गर्म रहेगा ना तो ब्लड भी गर्म हो जाएगा।
ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लीवर में गर्मी है तो ब्लड जो है लीवर में स्टोर होता है। जैसे एक बर्तन है, बर्तन अगर गर्म हो जाएगा तो जो उसमें रखा हुआ दूध है, पानी है, वो भी तो गर्म हो जाएगा ना। तो लीवर ही गर्म हो जाएगा तो लीवर में ब्लड रहता है, तो ब्लड क्यों नहीं गर्म होगा? लीवर में ब्लड स्टोर होता है, हार्ट उसको पूरे शरीर में घुमाता है। ठीक है। यूट्रस, महिलाओं का जो यूट्रस है वहां पे ब्लड जो सेव होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। अगर यूट्रस भी बर्तन ही है लीवर के जैसा, यूट्रस भी बर्तन ही है लीवर के जैसा। ठीक है। तो अगर लीवर गर्म होता है उसी तरह यूट्रस भी गर्म होता है, तो भी ब्लड गर्म होगा, क्योंकि ये भी एक बर्तन है। ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रेन में सबसे ज्यादा शरीर में जो कहीं गर्मी होती है तो वो ब्रेन में होता है। ठीक है। उसमें हॉटनेस एनर्जी होती है। अब जो है ब्रेन में गर्मी रहेगी। कल मैंने इसको चूंकि हमें नहीं लगा था इसमें बताना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई इसको बता दीजिए सर, एक क्यों छोटा है, तो हमने आज इसको ऐड कर दिया। ठीक है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड हीट। ब्लड में हीट 4 कारणों से आ सकता है, 4 कारणों से आ सकता है। हार्ट में हीट होने से ब्लड हीट हो सकता है, लीवर में हीट होने से ब्लड हो सकता है, यूट्रस में हीट होने से ब्लड हीट हो सकता है, और ब्रेन में हीट हो तो भी आ सकता है। ठीक है। तो ये 4 कारण है। ठीक है। कोई हमको एक बताइए, ठीक है, कि लीवर गर्म होता है तो ब्लड क्यों गर्म हो जाता है? वाई ब्लड गेट हॉटनेस व्हेन लीवर गेट हीट? ओके, क्यों? अनम्यूट कर रहे हैं आपको, आप जवाब दे सकते हैं। चलिए अभी बताइए। नमस्कार सर, लीवर एक बर्तन की तरह है। यदि बर्तन गर्म होता है तो ब्लड भी गर्म हो जाता है। यस, ठीक है सर या गलत? सही सही है। हार्ट में हीट होने से ब्लड क्यों हीट हो जाता है? बताइए। हार्ट में हीट होने से क्योंकि हार्ट ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है करता हार्ट है के थ्रू होता है, हार्ट हाँ के हार्ट के थ्रू। थ्रू। ठीक है। तो अगर सपोज आपके घर में पानी आ रहा है और वो पानी लोहे की है, और वो पाइप जो है लोहे की है और वो पाइप गर्म है, तो पानी भी गर्म हो जाएगा। बर्तन गर्म है तो भी पानी गर्म हो जाएगा। तो लीवर में जो ब्लड होता है वही यूट्रस में जाता है, वही यूट्रस में जाता है। ठीक है। तो लीवर से ही यूट्रस में जाता है, और अगर यूट्रस गर्म हो तो उसमें भी ब्लड जो है गर्म हो जाएगा। ठीक है। लिंक को शेयर कर दिएगा, उमेश हमने आपको अभी बना के दिया। ठीक है। तो चलिए, ब्रेन में हीट होने से, ठीक है, ब्रेन में हीट होने से ब्लड कैसे गर्म होगा? तो ब्रेन पूरे बॉडी को हीट देता है, ब्रेन पूरे बॉडी को हीट देता है। ठीक है। ठीक है। तो अगर ब्रेन गर्म हो गया ज्यादा तो वो शरीर के सभी अंगों को हीट सप्लाई करेगा, तो उसमें ब्लड को भी सप्लाई करेगा।
ठीक है, ब्लड के थ्रू ही वो हीट शेयर करेगा पूरे बॉडी में। इसको एक एक करके डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हार्ट में अगर ब्लड हीट हो जाता है, हार्ट ब्लड हीट हो जाता है तो क्या सिम्टम्स। काउस के बारे में बता देते हैं, लेकिन हमने सिम्टम्स के बारे में ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो हार्ट में ब्लड जो हीट होता है उसका कारण होता है या उसके सिम्टम होते हैं पागलपन। ऐसा महसूस होगा जैसे कि पागल जैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन, ये फीलिंग्स जो है आपको आएंगी, पागलपन, डिप्रेशन, तनाव, और मोर ओवर बहुत ही कॉमन। बाकी चीज़ें तो आप मतलब कि ये सब्जेक्टिव हो सकती हैं कि क्या आप पागल जैसा बिहेव कर रहे हैं कि नहीं, क्या आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में, तो वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन ब्लिस्टर ऑन टंग, जीभ पर फफोले आना, ये एकदम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यस नो के जैसा ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब जो है अगर आपको लगता है कि ये सारे सिम्टम भी हैं, मतलब ब्लड हीट के मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए, देखिए ब्लड हीट के पॉइंट्स जो हैं मैंने आपको शेयर किया यहाँ पे, लीवर 2, 3 GB 13 20 सबको सीडेट करना है, टोन लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। इसको हम लोग को सीडेट करना है। ठीक है, दोनों हाथ में करेंगे, मतलब दोनों उंगलियों में या फिर दोनों हाथ पैर में, आप या पैरों में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल के लिए जनरल हीट इन ब्लड का आप लगा दीजिएगा। लेकिन आप और डीप में जाना चाहते हैं कि भाई हमको हीट जो है ब्लड में आ तो गया, लेकिन वाई, क्यों आ गया है, इसका क्या कारण है, तो हम देखेंगे कहीं हार्ट में तो हीट नहीं बढ़ी हुई है। अगर हार्ट में हीट बढ़ी हुई है तो आपको मुंह पे ये जीभ में छाले बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, जीभ में छाले बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। भाई आपको हीट जो है ब्लड में आ तो गया, लेकिन वाई। सर, डिप्रेशन और एंजाइटी में हाँ, क्या डिफरेंस होगा? 1 घंटा बाद क्लास में। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मतलब ये जो है ना, ये है आपने क्या, मतलब फर्दर डायग्नोसिस आप चाहते हैं कि हम और आगे भी डायग्नोसिस करें। ठीक है, इसके आगे भी जो डायग्नोसिस होता है वो हम करें। ठीक है, तो हम जो है ना ये करेंगे। ठीक है, तो हम ये सिम्टम भी चेक कर लेते हैं, क्या ये सिम्टम है हमें। ठीक है, ब्लिस्टर ऑन टंग। ठीक है, जिब लिप्स पर भी हो सकते हैं, टंग्स पर भी हो सकते हैं। हमने लिप्स ने ऐड किया, लेकिन अगर लिप्स पे भी हो तो भी हम हार्ट को ही ट्रीट करेंगे, हार्ट हीट को। ठीक है, और ये जीभ पर तो बहुत ही कॉमन है। तो अब जो है ट्रीटमेंट क्या है इसका, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। स्प्लीन और किडनी के 6 नंबर पॉइंट SP6 K6, ये बॉडी के हीट को बढ़ाते हैं, ये कोल्डनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, लिपिड्स को बढ़ाते हैं बॉडी का। ठीक है, हार्ट 7, 8, 9 और CV15 इसको सीडेट करते हैं, तो आपका जो हीट इश्यू है वो खत्म जाता है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लगा देते हैं SP6 K6। अब ये पॉइंट कहाँ पर है, कैसे हैं, ये इसके पहले क्लासेस ली जा चुकी है, उन क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा ना, तो आपके प्रॉपर तरीके से मालूम चल जाएगा कि हाँ ये कहाँ पर है और हमें कैसे करना है। ठीक है, तो ये अगर आपको ये सिम्टम भी हैं, इसका मतलब हीट जो कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, यू आर गेटिंग इट फ्रॉम हार्ट। ओके, और चलिए भाई ये सिम्टम तो नहीं हमें, तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते, आगे भी कुछ मार्क्स हैं उनको भी देखते हैं। जो हो सकता है हीट लीवर से हो, लीवर में जब हीट होती है ना तो आपके स्किन पर प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन लाल हो जाती है विद इचिंग, बॉडी में कहीं भी इचिंग हो और रेड स्किन हो वहां पे,
इचिंग करने पर वो रेड हो जाता है। तो ये बता रहा है कि लीवर की ब्लड जो है बढ़ गई, हीट बढ़ गई है। ये जो आपका हीट आया है लीवर में हीट बढ़ने से आया, लीवर ब्लड हीट हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है, तो इचिंग कहीं भी हो सकती है बॉडी में, रेडनेस हो सकता है स्किन में, और इसीलिए वजाइनल इचिंग भी बहुत सारी महिलाओं को होता है, उसका ये प्रोमिनेंट कारण होता है। लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा अगर लीवर ब्लड हीट है और इसके कारण से आपको ये स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको और भी सोराइसिस हो सकता है, एक्जिमा, मतलब बहुत सारे और भी स्किन डिजीज हो सकते हैं लीवर का ब्लड हीट होने से, ये सब होते हैं। इसके लिए प्रॉपर जो है प्रोटोकॉल का एक सेट है। इसमें लीवर 2, 3, GB13, 20, ये 4 पॉइंट को हम हीट के लिए घटाते हैं। ठीक है, और कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आपको क्या रेड स्किन और इचिंग है। अगर रेड स्किन और इचिंग है, ठीक है, तो लीवर में आपका ब्लड गर्म हो गया है ना। ये देखिए अगर ये सिम्टम है तो ग्रीन कलर, एक्चुअली ये पहले से सेट है। ठीक है, हमें लगा ये अच्छा काम करेगा इसलिए मैंने आपको, क्योंकि हम यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइव, उसमें तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो दूसरा प्रोटोकॉल भी लगा सकते हैं अगर कन्फर्म हो गया कि ये है तो। लीवर 2, 3 तो सीडेट होगा ही होगा। यूबी 18, 19 और लीवर 14 ये तीनों को भी सीडेट कर दीजिए। ठीक है, और लंग्स 5 और लीवर 8 जो कोल्डनेस पॉइंट्स हैं उनको बढ़ाइए। लीवर 8, लंग्स 5 दोनों को टोन कर दीजिए। और अगर आप टोन सीडेट नहीं जान रहे हैं तो सिंपल सा तरीका है, गूगल पे लिखे लीवर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट, आपको उसकी फोटो मिल जाएगी। बस वो पॉइंट में उसको दबा दीजिए आप। ठीक है, आपको वहां चुभेगा, दर्द करेगा, समझ जाइए आप सही जगह पे हैं। ठीक है, जॉन्डिस ह्यूमिडिटी के कारण होती है, ह्यूमिडिटी और हीट दोनों मिलता है ना तब वो जॉन्डिस हो जाती है। तो जॉन्डिस के लिए ह्यूमिड हीट इन लीवर एंड गॉल ब्लैडर का प्रोटोकॉल जो है हम लोग ये पैटर्न पर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है सिम्टम्स, अब आपको पता चल रहा है कि हाँ पीरियड जो है पहले आ जा रहे हैं, उसका कारण हीट है। लेकिन हीट क्यों है कि लीवर में ब्लड की गर्मी बढ़ती है। तो अब पेशेंट क्या है, या फिर आप ही में से कोई हो, नहीं ये तो हम नहीं देखते हैं, हम में ये सब सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिम्टम हो, तो फिर हम आगे भी दे सकते हैं। हीट के और भी कारण हो सकते हैं। यूट्रस ब्लड हीट, यूट्रस में ब्लड हीट होना भी एक कारण हो सकता है। सिर दर्द भी होता है, हाँ ये सब अभी आपको सब दिखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। हैवी ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा, रुकने लायक नहीं, ये यूट्रस में ब्लड की हीट बढ़ने के संकेत है। सबसे ज्यादा हैवी ब्लीडिंग इसी में आता है, हैवी ब्लड हीट इन यूट्रस। यूट्रस में ब्लड हीट जो है बढ़े होने के कारण सबसे ज्यादा हैवी ब्लीडिंग आती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसका प्रॉपर है। लीवर 2, 3, GB13, 20 ये तो सीडेट होगा। P6 और SP4 को सीडेट करते हैं। P6 और SP4 को सीडेट करने से बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं ना कूल होते हैं, ठंडे होते हैं। ठीक है, P6 और SP4 को करने से। ठीक है, आप लोग के सवाल हैं, आप सवाल को लिख लीजिए, बीच बीच में पूछेगा तो डिस्टर्बेंस होगा, आपको एक ही बार सभी सवालों को जवाब हम देते हैं। ठीक ना, आपको भी मौका मिलेगा। चलिए, ब्रेन ब्लड हीट, ब्रेन में भी हीट बढ़ा हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेन में जब हीट होता है ना तो मेनिंजाइटिस, जिसको मियादी बुखार भी कहते हैं, ठीक है, दिमागी बुखार, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, ब्रेन में इंफ्लेमेशन हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। गर्मी के दिनों में ये नाम आप लोग बहुत आसानी से सुनते हैं। ठीक है,
गर्दन में हीट बढ़ता है ना, तो स्पाइन में दिक्कत होती है। स्पाइन का जो गर्दन वाला हिस्सा होता है ना, वो हीट से जुड़ा होता है। थोड़ा सा भी हीट बढ़ेगा ना, आपको इस हिस्से में नेक पेन, नेक वाले हिस्से में आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, गर्दन अकड़ जाती है, पेनफुल हो जाता है ये फिर। ठीक है, अब जो है हाथ पैर में कंपन हो सकता है। ब्रेन में ब्लड अगर बढ़ गया, हीट बढ़ गया ब्लड का, तो हाथ पैर में कंपन हो सकता है, मिर्गी जैसा कन्वल्सन जिसको कहते हैं, वैसी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और बहुत ही तेज बुखार होता है। अगर आपको बहुत ही तेज बुखार हो, हाथ पैर कांप रहे हो, ठीक है, तो यहाँ ब्रेन ब्लड हीट हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल है। तो इसमें लीवर 2-3, SI3 और GB20 ये तो सीडेट करेंगे ही। आपको ब्लड हीट के लिए प्राइमरी पॉइंट लीवर 2, लीवर 3, SI3, GB20 है, ये सीडेट करने ही है। ठीक है, लेकिन आप GB16 और 20 ये भी सीडेट करेंगे। GB16 और 20 जब आप सीडेट करेंगे, ब्रेन से हीट जो है नीचे आएगा। ठीक है, GB20 को सीडेट करेंगे ना, जो हीट ब्रेन तक चला गया है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, पैरों तक आएगा। ठीक है, अब जो है ये सभी जो पैटर्न है हीट के पैटर्न से, एक बार, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। कोई एकदम शॉर्ट में बता दिए तो कोई भी एक व्यक्ति की डिफिशियंसी हीट जो है किन किन ऑर्गन में आती है, ये बताइए। किन किन ऑर्गन में डिफिशियंसी हीट बढ़ती है, तो जिससे पीरियड में हीट का फ्लो मतलब टाइम के पहले ही हो हार्ट जाता में, लीवर में, ब्रेन में और यूट्रस में। है। ओके, तो इसमें क्या है ना, चारों जो है ऑर्गन्स में जब हीट बढ़ता है तो कोई एक सिम्टम बताइएगा, एक सिम्टम। ठीक है, तो हार्ट में अगर हीट बढ़ेगी तो क्या सिम्टम, एक प्राइमरी सिम्टम बताइए आप, ऐसे कोई भी बता सकते। सर पागलपन, पागलपन होगा। जी पर फफोले निकल आए। बेचैनी, बेचैनी हो जाएगी सर। डिप्रेशन, एंजाइटी और एंजाइटी भी होगी। और तो पे में हीट बढ़ जाएगी। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है इनमें इनमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है? सर बीपी राइज कर जाएगी। जीभ पर फफोले निकलना सर, सबसे कॉमन। चिड़चिड़ापन होगा। लिवर हीट लीवर, सर, डिप्रेशन लिवर सर, हीट। डिप्रेशन डिप्रेशन लिवर इंसोम्निया भी हो जाएगा सर। एक एक करके सुनिए, जो हमने बताया उसमें से बताइए, आप जान क्या रहे हैं उससे मतलब नहीं है। ठीक है, लिव्हर मध्ये हम हीट जो वाढणार बताएंगे उसमें से आपको हार्ट मध्ये ब्लड सर जीभ पर फफोले। सबसे पहले हार्ट एक हार्ट एक का करके, एक एक करके चलिए। ब्लिस्टर ऑन टंग, सबसे कॉमन क्या, ब्लिस्टर ऑन टंग। टंग। मैनिया पागलपन भी होगा, लेकिन वो तुरंत तो पता नहीं चलेगा ना, ये डिप्रेशन होगा तुरंत नहीं पता चलेगा। वो हिस्ट्री में आ जाएगा कि पेशेंट का हिस्ट्री है डिप्रेशन में जाने का, ठीक है, जाने का या कुछ इस तरह, मतलब वो हिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो चलिए, और दूसरा कौन सा मतलब कि ऑर्गन है जो सर ब्रेन के बाद लिवर ये में हार्ट हीट के बाद आने आता से माइग्रेन होता है। होता क्या नहीं, हमने पूछा कि हमने जो अभी बताया उसमें से बताइए, क्योंकि आगे सर, क्लास है ना, वो डिटेल में हम लोग बताएंगे, फिर आपको हाँ, पूछेंगे। लीवर हीट के कारण रेड चकत्ते बन जाना बॉडी पे, लीवर में हीट के कारण रेड बॉडी पे चकत्ते, रेड चकत्ते बन जाना। तो इचिंग ईचिंग विद रेड स्किन डॉट्स, स्पॉट्स। ओके, और विजाइना में भी इचिंग हो सकती है। यस, वाइनल इचिंग भी, इचिंग किसी भी तरह का हो और स्किन रेड हो, मतलब ये लीवर हीट के कारण हो रहा है। इसका बहुत अच्छा एक पॉइंट है लीवर 7। आगे हम लोग 1 पॉइंट थेरेपी भी इसमें करेंगे, तो इन बीमारियों के लिए सिंगल पॉइंट भी आपको बताएंगे, जितनी फीमेल बीमारियां हैं उनके लिए सिंगल पॉइंट क्या वो भी शेयर करेंगे। ठीक है, लीवर के बाद कौन सा ऑर्गन है? यूट्रस। जो जवाब नहीं दे रहे हैं खुद को म्यूट कर लीजिए। ठीक है,
यूट्रस, हाँ, तो यूट्रस हेवी ब्लीडिंग सर। हेवी ब्लीडिंग सर, ना रुकने वाली। यस, ना रुकने वाली। कई लोग जो है क्या करते हैं, ये ऑपरेशन करके जो है यूट्रस को ही बाहर निकालते में करते हैं। हैं। ठीक है, चलिए, और लास्ट में चौथा कौन सा ब्रेन organ? ब्रेन ब्रेन। एक सिम्टम बताइए उसका। हाई फीवर सर, हाई फीवर, वेरी हाई फीवर। वेरी हाई, ट्रेम्बलिंग इन हैंड्स एंड लिम्स, मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। अच्छा, ये ट्रेमलिंग, एन्केफेलाइटिस। अच्छा, ट्रेमलिंग हैंड्स। या ट्रेमलिंग आपने कभी देखा है किसी महिला को पीरियड पहले आता है और उसके हाथ पांव कांपते हैं? नहीं लाइफ में आप सर ये साथ मेरे साथ हुआ है पहले। अभी तो मेरे को पीरियड्स नहीं होते, लेकिन पहले पीरियड्स के पहले ऐसे दांत भी कपकपाते थे, हाथ भी कपकपाते थे। देखिए, अभी हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो कन्वल्सन जिसको कहते हैं, है ना, वो भी इसमें आ सकता है। तो सर, हमने ये ऑफन सुना नहीं है ये ऐसा। आप सुन रहे हैं ना, अभी तो आपने सुना ना कि प्रैक्टिकल उन्हीं के साथ ऐसा होता था, तो अभी वो हाँ, तो नहीं वो सुना, पर ज्यादा नहीं सुना किसी से। अब तो आपने अभी यहाँ सुन लिया ना लाइव। जी जी, ठीक सुन है, लिया। ठीक है, चलिए। और अच्छा, आप लोग किसी को पीरियड के पहले जो अर्ली पीरियड आता है उसमें किसी को छाले हो जाते हैं, ऐसा भी आपने कहीं केस देखा है? नहीं पीरियड सर। के कुछ समय नहीं पहले सर। नहीं सर। सब फुल्सियाँ हो जाती है किसी को नाक पे या फेस पे कहीं पे। वो हीट तो आएगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का हीट जो है चेहरे पे पिंपल्स के रूप में भी आता है, तो ये हीट है ना, ये क्या है, हीट है। तो लेकिन क्या है ना कि ये एक एक्सेस पैटर्न है। चलिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये एक एक्सेस पैटर्न है, मतलब गर्मी बढ़ जाती है तो, लेकिन डिफिशिएंट पैटर्न भी होता है, मतलब कि ब्लड जो है वो ऊपर चढ़ने की ताकत ही नहीं होती तो वो नीचे गिर जाता है, तो हम लोग उसको पीरियड में अर्ली पीरियड्स के रूप में देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि ब्लड को ऊपर बढ़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी नहीं होने के कारण भी हमारा ब्लड जो है वो नीचे डाउन चला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, हमें समझना पड़ेगा एनर्जी के बारे में, एनर्जी कैसे फॉर्म होती है। अगर आप इस चीज को समझ लें तो फिर आगे आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, एनर्जी कैसे फॉर्म होती है, ये फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, तो हम इस चार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग, एक दो व्यक्ति आके इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि एनर्जी के फॉर्मेशन को हम समझ सकें। उसके बाद हम समझेंगे कि एनर्जी डिफिशियंसी कैसे आती है, और फिर अलग अलग ऑर्गन में एनर्जी डिफिशियंसी आती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर आपके पीरियड अर्ली हो रहे हैं या किसी पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, अगर हीट है तो क्या रीजन है। और देखिए एक चीज है, अगर हीट एक्सेस होने के कारण अगर समय से पहले फ्लो आ जाता है तो वो क्या है ना, ब्लड वो लाल होता है, तेज लाल आग के जैसा। लेकिन जब एनर्जी की कमी के कारण आपको अर्ली पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसका कलर लाल एकदम नहीं होता, फीका होता है, सफेद पीला रंग का। ठीक है, एकदम फीका, मतलब लालिमा नहीं होती है उसमें। ठीक है, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हम एक्सेस कंडीशन के कारण हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है या डिफिशिएंट कंडीशन के कारण हमारी ये समस्या हो रही है ना। तो अभी क्या है, आप स्क्रीन पे सबसे पहले एनर्जी फॉर्मेशन को समझिए, की को समझिए। अगर ये आप इस की को समझ गए तो एक्यूप्रेशर में आप कमांड बना सकते हैं, क्योंकि यही सबका रूट है, बेस है। ठीक है, अब देखिए कि एनर्जी सबसे पहले हमें कहां से मिलती है। देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। पहली हवा, एयर सर, फूड एंड वाटर। जब पूछेंगे तब बताइएगा, ठीक है, और टोटल के ओके, टोटल बताना पड़ेगा, एक नहीं पूछेंगे। ठीक अच्छा है, सर, ठीक। टोटल आपको एक बार रिपीट करना पड़ेगा। ओके, तो हमें एनर्जी 3 सोर्सेस से मिलती है। एक
आसमान से, दूसरी धरती से। और आसमान के और धरती के बीच में कौन है? हम लोग, आपके पूर्वज, माता पिता। ये तो ऊपर आसमान से एनर्जी हमें मिलती है प्रकाश और वायु के रूप में। धरती से एनर्जी हमें मिलती है भोजन और पानी के रूप में। ठीक है, प्रकाश और वायु आसमान से, धरती से जल और भोजन, और अपने पूर्वजों से हमें मिलता है एसेंस। ठीक है, जो एक एनर्जी मिलती है वो हमारी किडनी में जमा होती है। एक्चुअली किडनी के बीच में एक जगह है जिसको मिंग मेन कहते हैं, इसको मिंग मेन चक्रा भी कहते हैं। दोनों किडनी के बीच में वो जगह होती है, वहां से एनर्जी निकल के दोनों किडनीज में जाती है, और फिर वो जो है वो किडनी जो है स्प्लीन के पास जाता है फिर, और वो किडनी में जो एसेंस होता है ना वो सभी जगह मिलता है। तो ये एसेंस किडनी में होता है। अब जो है हवा, जो हेवन से जो एनर्जी मिल रही है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो उसको कंट्रोल करने का जिम्मा मिला हुआ है लंग्स को, फेफड़ों को। लंग्स को जिम्मा मिला हुआ है कि वो हमारे शरीर में वायु ऊर्जा को कंट्रोल करें। पूरे ब्रह्मांड से, हेवन से जो ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, वो हमें लंग्स के थ्रू मिल रही है। किन्हीं का सवाल अगर होगा, कोई यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और उनका सवाल जूम पर नहीं है वो, तो वो चैट बॉक्स वहाँ पे कमेंट कर देंगे। ठीक है, बाद में उनके सवालों के जवाब मैं वहाँ पर दे दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये लंग्स जो हैं उनमें जो ऊर्जा आ रही, ठीक है, आसमान से, एयर एनर्जी उसको कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? एयर एनर्जी। एक्चुअली इनके चाइनीज नाम भी हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो पहली बार समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा इन नामों को सोचकर समझ, इसलिए नॉर्मल अंग्रेजी वाले नाम में आपको बता रहा हूँ। तो एयर से मिल रहा है एयर एनर्जी। ठीक है, फेफड़ों का काम है ऊपर से ऊर्जा खींचकर नीचे की ओर भेजना। नाक से ऊर्जा नीचे जाती है लंग्स में, और लंग्स से नीचे सभी अंगों में जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी, एयर एनर्जी का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर से नीचे। लंग्स एनर्जी, लंग्स जो है उसका काम है एयर एनर्जी को खींचना, नीचे की ओर भेजना। और इसका डायरेक्शन क्या है? लंग्स जो है किस डायरेक्शन में एनर्जी मतलब कि भेजती है? नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, इसका डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो वो स्टमक में जाता है। तो भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके लिए मैनेजर बैठा हुआ है स्टमक और स्प्लीन, दोनों मिलकर ये काम करते हैं। स्टमक और स्प्लीन दोनों मिलकर ये काम करते हैं। और नीचे से, अब भोजन कहाँ से आ रहा है? नीचे से ना। ठीक है, वो एनर्जी को ऊपर खींचते हैं। तो भोजन में जब आप एनर्जी खींच रहे हैं, जैसे भोजन से आप एनर्जी ले रहे हैं, वो भोजन जो है, जैसे आपको ब्लड में एनर्जी मिलानी है ना, तो आप उसमें ब्लड में थोड़ा सा सब्जी, चावल, रोटी तो नहीं मिला सकते ना। रोटी चावल से एनर्जी निकालनी पड़ेगी और उसको ब्लड में डालना पड़ेगा। स्प्लीन का काम है ये काम है स्प्लीन का। भोजन से एनर्जी निकालता है और उसे रक्त में डालता है, वो रक्त बनाता है उससे। एक्चुअली तो क्या करता है? ब्लड फॉर्मेशन स्प्लीन के कारण होता है। तो हमें जो ऊर्जा भोजन से मिलती है और जल से मिलती है, वो कैसे शरीर में ट्रांसफॉर्म होगी, उसका काम, वो जो काम है, वो ड्यूटी जो है स्प्लीन निभाता है। हम लोग स्टमक से भली भांति परिचित हैं, लेकिन स्टमक के जस्ट बगल में तिल्ली होती है। उस तिल्ली में जो है ये सब काम होता है, वो जिम्मेवार है मेनली। तो ये क्या करते हैं? स्प्लीन जो क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है भोजन को
भोजन वाली एनर्जी में, फूड एनर्जी में। इसको ग्रेन एनर्जी भी कहते हैं, फूड एनर्जी भी कहते हैं, इसको बुकी भी कहते हैं। तो ये उसका काम, स्प्लिन का। ठीक है। तीसरी, जो एसेंस होता है, जो किडनी में स्टोर होता है, जो हमें मिलता है गार्जियन से। ठीक है। तो वो किडनी में स्टोर है। तो वो क्या है, वो भी थोड़ा सा, जब भी कोई काम होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा एसेंस लगता है। ठीक है। अब देखिए, हवा जो है, उससे एयर एनर्जी, लंग्स जो है ना, उस एनर्जी को प्योरीफाई करता है जो हवा से मिलती है। ठीक है, वो छाती पर। अब जो है, स्प्लीन की एनर्जी जो है, फूड एनर्जी, वो ऊपर चढ़ती है और लंग्स में जाके मिल जाती है। वहां हार्ट भी है। ठीक है। अब ये मिक्स हो गए, भोजन की एनर्जी और हवा की एनर्जी, ये मिक्स हो गए। अब उसमें जो है किडनी की एनर्जी, इसको एसेंस कहते हुए, मिल जाती है। अब ये तीनों मिक्स होके हार्ट में पहुंचे हैं, और वहां हार्ट उसको मिक्स कर रहा है, फिर हार्ट पूरे शरीर में भेज देगा। तो जिस एनर्जी की हम लोग बात करते हैं ना, वो दरअसल 3 तरह की एनर्जी से मिली हुई होती है। ठीक है। जो नॉर्मल एनर्जी है, नॉर्मल की, हम हमेशा की एनर्जी की बात करते हैं, वो दरअसल 3 एनर्जी से मिली होती है। फूड एनर्जी, एयर एनर्जी, और डीएनए वाली एनर्जी, किडनी वाली एनर्जी, एसेंस जिसको कहते हैं। ठीक है। किडनी वाली एनर्जी जो होती है ना, वो सीमित मात्रा में होती है। किडनी वाली एनर्जी, एसेंस, वो सीमित मात्रा में होती है। ठीक है। तो उसको किफायत से खर्च करना चाहिए, उसको किफायत से खर्च करना चाहिए। ठीक है। तो उसको किफायत से कैसे खर्च करेंगे? हम जो है उसका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा। हम ज्यादातर इस्तेमाल किसका करेंगे? एयर एनर्जी और फूड एनर्जी का। मतलब कि अगर हम क्वालिटी एयर लेंगे तो हमें कम खाना पड़ेगा, और किडनी का जो एनर्जी है वो भी कम लगेगा। तो ये तो फ्री का उपचार हो गया। आप लंबा जीवन जीना चाहते, देखिए किडनी की जो एनर्जी है ना, ये जब खत्म हो जाती है तो व्यक्ति मर जाता है। ये जीवन का सार है, यही प्राण है। ठीक है। तो उसको धीरे धीरे आपको खर्चा करना है ना। तो अब ऐसा है कि अगर हम अच्छी सांस लेंगे, प्राणायाम करेंगे, गुड ब्रीथिंग लेंगे, तो क्या है ना, तीनों में, तीनों मिल के नॉर्मल एनर्जी बनता है ना। तो फूड थोड़ा कम भी लेंगे और किडनी एसेंस थोड़ा कम भी लेंगे ना, तो काम चल जाएगा। ठीक है। और अगर उसमें आप क्वालिटी वाला फूड लेते हैं जिसमें जीवंतता हो, अब भोजन को आपने एकदम डीप फ्राई कर दिया, उसमें जीवन है कहाँ? है ना? तो थोड़ा कच्चा भोजन हो तो वो सबसे बढ़िया, या थोड़ा उबला हो तो चल जाएगा, थोड़ा फ्राई किया हो तभी चल जाएगा। डीप फ्राई करने पर वो जीवन ही उसमें खत्म हो जाता है। उस भोजन में जीवन तो रहता नहीं डीप फ्राई करने के बाद। ठीक है। तो वो जीवंतता उस भोजन की कम हो जाती है। ऐसा भोजन करिएगा तो क्या होगा ना, अब ऐसा भोजन करने से क्या होगा कि आपको जो है फूड से एनर्जी जो मिलनी थी वो मिली नहीं, लंग्स से एनर्जी तब लेके उसको मेकअप करेंगे, लेकिन आप तो प्राणायाम कर नहीं रहे, तो क्या होगा? तब ना भोजन में आपकी क्वालिटी है, ना हवा से जो एनर्जी मिली उसमें क्वालिटी है। तो टोटल जिम्मा जो है किडनी एनर्जी पे चला जाएगा, किडनी पर। तो किडनी वाला एसेंस जो है ना, जो कि लिमिटेड है, उसको आप खर्च करेंगे ज्यादा, तो जल्दी जल्दी जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एसेंस ही जीवन है। अब धीरे धीरे खर्च करेंगे तो एसेंस लंबे समय में खत्म होगा, और आप लंबे समय तक जी सकते हैं। और जल्दी खर्च कर देंगे तो वो जल्दी निपट जाएगा। तो हमारे भीतर ये समझदारी होनी चाहिए, किडनी के एसेंस को हम बचा के रखें। ठीक है। और इसके लिए सबसे सस्ता उपाय है कि प्राणायाम करें, क्वालिटी एयर बॉडी में रखें, क्वालिटी फूड खाएं जिसमें जंक ना हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी किडनी ज्यादा से ज्यादा समय तक एसेंस हमें प्रोवाइड करेगी।
और ये जो नॉर्मल एनर्जी होती है ना, इससे ये तीनों एनर्जी मिलने से जो एनर्जी बनती है वो पूरे शरीर में दौड़ती है। ठीक है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट, इसके दो काम, इसके दो काम, सुरक्षा देना पूरे शरीर को, और दूसरा न्यूट्रिशन देना, जितने अंग हैं उनको न्यूट्रिशन देना। जब ये एनर्जी कमजोर हो जाती, जब ये जो एनर्जी है आपके बॉडी में कम हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं एनर्जी की कमी। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म कहते हैं की डिफिशियंसी। की डिफिशियंसी मतलब, की मतलब एनर्जी, डिफिशियंसी मतलब कमी। तो आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग की डिफिशियंसी करते हैं। और जब की डिफिशियंसी किसी महिला को हो जाती है जिसके पीरियड्स रेगुलर आते हैं, ठीक है, तो वो उनके पीरियड जो है ना समय से पहले आ सकते हैं। और ये इसलिए होता है ना क्योंकि ब्लड को दौड़ाने के लिए शरीर में जो एनर्जी चाहिए वो है नहीं, तो ब्लड नीचे गिर जाता है। ऊपर उसको चढ़ना है तो नीचे चढ़ जाता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये जो है कारण होता है कि पीरियड जो है समय से पहले आ जाता है और उसमें एनर्जी नहीं होने के कारण कोई लालिमा नहीं होती, फीका होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी और एनर्जी डिफिशियंसी के बीच में एक कनेक्शन है। हम लोग इसको और डीपर लेवल पे समझने वाले हैं, लेकिन आप लोग जो हैं एक एक करके जो है जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड सवाल होंगे आपके पास। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि फूड से एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ब्लड में बदलने के लिए कौन सा ऑर्गन जिम्मेवार है? प्लीन स्टमक एंड स्प्लीन। प्लीन प्लीन ओके, हमें आसमान से कौन सी ऊर्जा मिलती है? एयर एयर एनर्जी। की और लाइट। लाइट भी मिलता है और हमें कॉस्मिक सर। कॉस्मिक एनर्जी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको एयर एनर्जी के रूप में कहेंगे। ठीक है, तो लंबे जीवन जीने के लिए हमें किस एनर्जी को बचा के रखना पड़ता है? कितनी एनर्जी? किडनी एसेंस को, किडनी एसेंस को। किडनी किडनी एसेंस। एसेंस को बचाने के प्राइमरी एनर्जी। ठीक है, वाइटल सब्सटेंस किडनी की एनर्जी बचानी है। ये वाइटल सोर्स है सर ये तो। देखिए जितना बोला जाए उतना ही समझिए। ठीक है, इसलिए ना क्योंकि वो टेक्निकल शब्द है, हम चाहते हैं कि हम आपको उसके जगह आसान शब्द बताएं ताकि इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एनर्जी का शरीर में कौन सा दो काम? ब्लड का फ्लो डिफेंसिव एंड न्यूट्रिशन। डिफेंसिव और न्यूट्रिशन। फ्लो करना। मतलब काम क्या करे? काम, ये तो नाम काम। डिफेंसिव शरीर की रक्षा करना और शरीर में ताकत देना। डिफेंस करना, शरीर में ताकत देना। ठीक है, और शरीर के सभी अंगों को की रक्षा करना। पोषण देना। और पोषण डिफेंस, डिफेंस किससे करेंगे? बाहर के पैथोजन से, पैथोजन से। जैसे वायरस हो बाहर गया, बैक्टीरिया हो जीवाणु गया, से। धूप हो गया, बारिश हो गई, ये सब बाहरी जो इन्वायरमेंट है उससे बॉडी की रक्षा करना। ठीक है, अब जो एक बात बताइए, डिफेंसिव की अंदर बहेगी कि शरीर के बाहरी हिस्सों में बहेगी? बाहर में रहेगी। बाहर की। बाहर भी स्किन, स्किन पे सर। सर दोनों रहेंगी। अंदर भी बाहर भी। अंदर भी। देखिए बाहर ही रहेगी, अच्छा। बाहर ही रहेगी, लेकिन बाहर से अंदर। जैसे अभी के मान लिया चौकीदार है, क्या आप चौकीदार को किचन में रखते हैं या दरवाजे पर? अच्छा बताइए, दरवाजे गेट पर। तो वो गेट पर ही रहता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर कोई गेट पर अगर एक बार चौकीदार को मार दिया तो अंदर में कुछ, अगर बड़ा घर है, बड़ा बिल्डिंग है, तो बाहर चौकीदार है, फिर उसके अंदर भी चौकीदार है, फिर अलग अलग रूम में उसके भी चौकीदार है, मतलब लेयर है ना? तो 6 लेयर होते हैं, बाहर से अंदर के 6 लेयर होते हैं, जिसमें से
3 लेयर हो जाता है एक्सटर्नल बाहर का, 3 लेयर हो जाता है इंटरनल। ठीक है, तो मतलब कि आपका बाउंड्री 3 बाउंड्री है। अगर कोई पैथोजन अटैक करेगा ना तो पहला बाहर वाला बाउंड्री पर उसका लड़ाई झगड़ा होगा। अगर उसमें वो बाहरी बैक्टीरिया वायरस जीत गया तो फिर अंदर वाला में वो अटैक करेगा। फिर दूसरे लेवल पे भी जो है ना, दूसरे वाली बाउंड्री पर भी हमारे सुरक्षा करने के लिए हमारे न्यूट्रिशन और ये डिफेंसिव इम्यूनिटी के अलावे डिफेंसिव मौजूद है। ठीक है, और फिर और उसके अंदर भी लेयर है, मतलब 3 लेयर में है। ठीक है, ये अटैक करते हैं तो फिर एक लेयर मिलता है, फिर फौज मिलता है, फिर उसे अटैक करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, फिर आगे बढ़ता है। इस तरह बढ़ते बढ़ते जब 3 लेयर पार कर जाता है ना, ठीक है, तब हम कहते हैं कि बीमारी अंदर घुस गई। ठीक है, बीमारी अंदर कब घुसती है, मतलब 3 लेयर जब फॉर्म हो जाता है, बाहरी लेयर को डिस्ट्रॉय करता है ना, तब जो है अंदर आता है। अब अंदर आ गया तो अंदर भी 3 लेयर है, अंदर भी 3 लेयर है। ठीक है, एकदम कोर में, तो एकदम सेंटर में जाने के लिए 6 लेयर को पैथोजेंस को पार करना पड़ता है, जो कि मुश्किल होता है, लेकिन वो घुस सकते हैं चोर रास्ते से। कौन से चोर रास्ते हैं? सांस के द्वारा और भोजन के द्वारा। ठीक है, जितने होल्स हैं, नाक के थ्रू जा सकते हैं, मुंह के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो होल्स के थ्रू वो अटैक कर सकते हैं, वो लूप होल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक पूरा मैकेनिज्म एनर्जी का तैयार होता है। ठीक है, अब इस एनर्जी में अब खासियत ये है कि चलिए भाई ये तो समझ में आ गया कि एनर्जी इस तरह से काम करती है। वह कि एफिशिएंसी जाती है तो उसके लिए हमें अलग से समझना होगा कि एनर्जी डिफिशिएंट हो जाती है ना, तो अगर सपोज कि किसी महिला को पीरियड पहले आ जाते हैं और वो लाल नहीं है, फीका है। ठीक है, तो समझ में आता है कि ये डिफिशियंसी के कारण पहले आ जा रहा है पीरियड। ओके, अर्ली पीरियड्स आ रहे हैं, तो हमें समझना होगा ना कि किस, पहले तो डिफिशियंसी के पैटर्न हमने कॉमन पैटर्न जो है आपको दे दिए, कॉमन प्रोटोकॉल जो है एनर्जी डिफिशियंसी का दिया हुआ। ठीक है, जो हमने यहाँ पर दिया आपको, जो अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, वीडियो देखिएगा तो फिर से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बात है अभी तक जितना बताए ना, ठीक है, उसकी इमेज जो है ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, जो मेन ग्रुप है। ठीक है, तो अगर नोट नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो एनर्जी डिफिशियंसी अब है कि किस कारण से, फर्दर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि सिम्टम्स से पकड़ना पड़ेगा। एनर्जी डिफिशियंसी में सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस ही नहीं लीजिएगा तो एयर एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सांस नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब एयर एनर्जी कम हो रहा है बॉडी में, तो एनर्जी कम हो गई। और लंग्स ही जो है मेन सोर्स है आपकी एयर एनर्जी का। क्या कहिए कि एनर्जी का मेन सोर्स लंग्स ही है। ठीक है, तो लंग्स स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छी सांस लीजिएगा तो इश्यू नहीं होगा। दूसरा है टायर्डनेस। अगर एनर्जी कमी होगी तो व्यक्ति थक जाएगा, जाहिर सी बात है। ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है। ठीक है, ताकत नहीं रहेगी तो कोई काम कैसे करेगा, थकेगा ही, है ना। ये दूसरा, अगर आप थक जाते हैं काम करने में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने मरीज को देख सकते हैं। स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग, अचानक से पसीना आ जाना, तो ये भी जो है एनर्जी डिफिशिएंसी का लक्षण है। एनर्जी डिफिशिएंट हो गई है, इसलिए आप स्वेटिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका हार्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब जो है भूख नहीं लगना, स्टमक की एनर्जी कम हो जाएगी नहीं तो भूख नहीं लगेगा, है ना, तो ये भी एक सिम्टम है। लूज स्टूल्स, अगर स्प्लीन की एनर्जी कम हो जाएगी ना तो लूज स्टूल्स हो जाएंगे। ये जो 5 सिम्टम्स है ना, एक एक करके इसको समझ लीजिए। अगर सांस लेने में दिक्कत है तो लंग्स की एनर्जी घटी हुई है। थकावट है तो मोस्टली ये स्प्लीन की एनर्जी से जोड़कर इसको देखते हैं। अचानक से पसीना आ जाता है तो ये लंग्स और हार्ट दोनों की डिफिशिएंसी के लक्षण है। मोस्टली ये हार्ट की डिफिशिएंसी के लक्षण, लंग्स के भी और इसमें भी आ सकता है। लंग्स चूंकि कंट्रोल करता है ना स्वेटिंग्स को। ठीक है,
तो लंग्स कमजोर हो गया। ठीक है, और कभी हार्ट की भी एनर्जी कम हो जाती है तो भी उससे अचानक पसीना आ जाता है। भूख नहीं लगना स्टमक में स्पेशली एनर्जी घटने के लक्षण है। ठीक है, लूज स्टूल जो है आपका स्प्लीन की एनर्जी घटने के लक्षण है। तो ये आप 5 सिम्टम देख रहे हैं ना, ये कॉमन है, मतलब कि इसके आगे भी सिम्टम्स हैं, ये जनरल सिम्टम्स। ठीक है, अब देखिए लीवर की एनर्जी कभी भी कम नहीं होती, ध्यान दीजिए, सभी ऑर्गन्स हैं उनमें लीवर की एनर्जी कभी कम नहीं होती। ठीक है, लीवर में हमेशा एनर्जी लबालब भरी रहती है। और ज्यादातर जो हमें जो पैटर्न मिलते हैं ना एनर्जी की डिफिशिएंसी के, वो किस में होते हैं? लंग्स में, स्प्लीन में। पहले लंग्स में, उसके बाद स्प्लीन में, फिर हार्ट में, किडनी और फिर ब्रेन में। ये 5 है, इनमें जो है एनर्जी डिफिशिएंसी होती है। सबसे ज्यादा होती है लंग्स में, उसके बाद स्प्लीन में, उसके बाद ही बाकी अंगों में एनर्जी की डिफिशिएंसी होती है। मेन लंग्स में होती है। तो कभी भी एनर्जी डिफिशिएंट हो तो सबसे पहले लंग्स पर जाकर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लंग्स को ट्रीटमेंट कीजिए, लंग्स की डिफिशिएंसी कम होगी, बाकी सभी ऑर्गन्स की डिफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इस स्प्लीन का नंबर आता है। ठीक है, और सबके अलग अलग लक्षण है, सबके अलग अलग लक्षण है। तो इसमें सबसे पहले लंग्स की एनर्जी डिफिशिएंसी आती है। ठीक है, पहले हम एक एक करके समझ लेते हैं कि काउज और सिम्टम्स क्या है। ठीक है, तो सांस नहीं ले पाना ये मेन सिम्टम है लंग्स की डिफिशिएंसी का। आवाज कम होना और खांसी, स्पेशली आवाज कम होना, कमजोर आवाज होना, ये तो लंग्स डिफिशिएंसी के ही लक्षण है। ठीक है, आप एक बार में कह दीजिए कि इसका लंग डिफिशिएंट है अगर कोई आवाज तेज नहीं है किसी की। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी सिम्टम भी है, इससे थकावट हो जाना। ठीक है, और चेहरा सफेद दिखना, चेहरा सफेद दिखना, अगर उसकी नब्ज देखिएगा तो एकदम ये पता ही नहीं चले, इंटेंस लगेगा। ठंड पसंद नहीं करते ऐसे लोग जिनके लंग्स की डिफिशिएंसी होती है, वो ठंड ठंड को पसंद नहीं करते हैं, और दिन में कभी भी पसीना आ सकता है। ये बोलने से परहेज करते क्योंकि ताकत नहीं मिलती बोलने की। ठीक है, और कफ होता है, इनको बार बार कोल्ड एंड कफ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी की समस्या। इनको इम्यूनिटी प्रॉब्लम होता है, इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। क्या कारण हो सकता है इसका? अगर गार्जियन है उनको टीबी है तो बच्चों को लंग्स की डिफिशिएंसी नॉर्मली हो ही जाती है। ठीक है, ऐसा काम जिसमें हम आगे झुकते हैं, आगे झुक के काम करते हैं, तो छाती का एरिया कम हो जाता है। ठीक है, तो लंग्स को पूरा फैलने का मौका नहीं मिलता है। और जो लोग झुक के काम करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, या कोई भी इस तरह के काम करने वाले लोग जो आगे झुकते हैं ज्यादा, इससे लंग्स का एरिया कम हो जाता है और उनको लंग्स की एनर्जी घट जाती है। महिलाएं जो ज्यादा झुक के काम करती हैं, स्टडी करती हैं, उनको तो ये होता ही। और बहुत सारे एंटीबायोटिक जो लेते हैं ना, उनको साइड इफेक्ट में ये हो जाता है। जो एंटीबायोटिक लेते हैं उनको साइड इफेक्ट में ये हो जाता है। ठीक है, तो ये कारण है जिसके कारण लंग्स की एनर्जी जो है डिफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट भी है, ऐसा नहीं कि बिना ट्रीटमेंट के ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी है। और ट्रीटमेंट क्या है कि LU7, 9, CV6, 12, UB13, HT36, ये सभी को टोन करते हैं। ठीक है, HT36 को टोन करते हैं, इससे कफ नहीं बनता है। ठीक है, LU7 और 9 लंग्स को एनर्जी देने वाले पॉइंट है। CV6 पूरे बॉडी के को एनर्जी देने का काम करता है। CV12 आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। और UB13
ये बैक्सिक पॉइंट है लंग्स का, ठीक है। तो ये सभी को टोन करते हैं। ये लंग्स की डेफिशिएंसी अगर अगर आपको ये सब सिम्टम हैं और आपको अर्ली पीरियड से, ठीक है, तो ये अलग से ट्रीटमेंट कीजिए। वो ट्रीटमेंट एनर्जी डिफिशिएंसी का कीजिए जो कॉमन प्रोटोकॉल है, ठीक है, और ये प्रोटोकॉल भी चलेगा। या फिर आप इसी को लगा लीजिए आप, अगर आपको पता चलेगा कि ये सब कारण है, ठीक है। तो स्प्लीन में, इसके बाद स्प्लीन में देखते हैं, ठीक है। स्प्लीन में एनर्जी डिफिशिएंसी के लक्षण देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है वो कल अब करेंगे, सब एक ही दिन हो जाएगा तो फिर जो है ना दिमाग पर लोड पड़ जाएगा, ठीक है। तो जितना ये स्लाइड दिखा है ना उसका हम स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे या फिर पीडीएफ ना कर देंगे ग्रुप में 10 बजे तक, ठीक है। ध्यान रखिए हमेशा 10 बजे तक ही जो है आप उसको देखिएगा, 10 बजे तक अपलोड होता है। ऐसे वीडियो की लिंक जो है आपको डाल दी गई है, डाल दी जाएगी, ठीक है। जिन्होंने पेमेंट किया है उनको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और ये सभी स्लाइड्स वगैरह भी मिलेंगे। आज अगर पेमेंट करेंगे तो 351 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। जो पहले कर चुके हैं उनको वो 299 में कर चुके, लेकिन आज से अगर वो पेमेंट कर रहे हैं तो उनको 351 ही देना है। और जो पेमेंट अभी मैं ले रहा हूँ 351 ही ले रहा हूँ, जो ओरिजिनल प्राइस है। अर्ली बर्ड्स ऑफर में 299 था, लेकिन अब वो ऑफर कंप्लीट हो चुका है। तो रिकॉर्डिंग और ये सभी स्लाइड्स जिनको चाहिए वो पेमेंट करके कंप्लीट कर लेंगे। और फीमेल डिजीज को हम लोग डिटेल में जानेंगे, हर डिजीज के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आप नोट्स बनाइए और क्वेश्चन आंसर का भी सेशन आप लोग क्लियर रहेगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इसके दौरान ही हम सवाल जवाब से कर लें। ऐसे ग्रुप में भी आपको जो है पोल के थ्रू जो है क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो ये ग्रुप में मिलेगा आपको, ठीक है, उससे भी आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास कोई सवाल है तो आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं आप सभी को, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड सवाल कीजिएगा, ठीक है। और जिनको एक्स्ट्रा सवाल करना है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत ही कम फी 99 रुपीज़ पर मंथ में आपको आपके सवालों का जवाब दिए जाएंगे। कोई बीमारी है उसके बारे में डिस्कस करके बताया जाए, डिस्कस किया जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। जो अभी ज्वाइन करेंगे, अगर अभी ज्वाइन करते तो उनको एक ट्रायल पीरियड के लिए 21 रुपीज़ दिया जाएगा। 21 रुपीज़ का मतलब कि एक्सेस दिया जाएगा। 21 रुपीज़ दे के आप 1 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, जहां आप प्रॉपर सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेंगे। किसी बीमारी के बारे में आप डिस्कस करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक दे दीजिएगा यहाँ पे, उस लिंक को क्लिक करने पर ही आप पेमेंट कर पाइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाइएगा। टेलीग्राम पहले ज्वाइन डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद पेमेंट कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो आपके पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अभी हम लोग 5 मिनट लेंगे, सवाल ज़्यादा नहीं। हाँ बोलिए। पार्किंसन बीमारी यानी ब्रेन में हीट बढ़ने से होती है। हाँ सर यस, पांचों जो लीवर का लंग्स का जो पॉइंट बताए वो पांचों क्या एक साथ लगाना होगा सारा? तो 5 एक साथ लगाना होगा ना, वो भी पॉइंट प्रोटोकॉल मिला है ना, तो सबको एक ही साथ ही लगाना। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट अभी लगाएं एक पॉइंट कल लगाएं, वैसा नहीं होता है, ठीक है। सभी पॉइंट आप एक साथ लगाएं, बना लो, ठीक है। सर जैसे पीरियड्स बंद हो चुकी हैं और उसके बावजूद मुंह में छाले होते रहते हैं, तो क्या ये भी हार्ट में हीट बढ़ने का सिम्टम है? यस, छाले होना जो है ना, पहले हार्ट हीट से प्राइमरी जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें लीवर हीट और किडनी हीट भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। और सर एक बात और बताएं, जैसे स्प्लीन की डेफिशिएंसी, एनर्जी के डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें लूज मोशन होता है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या जिम्मेदार होता है सर? एनर्जी कॉन्स्टिपेशन हीट के कारण भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी के कारण भी हो सकता है। हीट के कारण होगा तो हीट के सिम्टम्स होते हैं वो दिखेंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन है,
ठीक है, तो उसमें तो प्यास ज्यादा लगती होगी, गर्मी ज्यादा लगता होगा और कॉन्स्टिपेशन भी है। इसका मतलब हीट के कारण उसको कॉन्स्टिपेशन। कई बार जो है उसकी एनर्जी घट जाती है, कफ बनता है ज्यादा, तो कफ बनने से ज्यादा मतलब कि वो क्या होता है ना, कॉन्स्टिपेशन उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि कैसा सिम्टम है। जिनको ह्यूमिडिटी के कारण होता होगा उनका शरीर छूने में चिकना लगेगा। ठीक है, और कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं तो, या फिर ड्राइनेस बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, तो ड्राइनेस के कारण भी जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो उनको छूने पर जो है ना रूखापन महसूस होगा। तो ये डिपेंड करता है मरीज पे, ये तीनों कंडीशन हो सकती है constipation। अच्छा सर। सर पानी कम पीने से भी कॉन्स्टिपेशन हो? ये कहाँ केडी कौशिक, म्यूट कीजिए खुद को। पानी कम पीने से भी होगा सर कॉन्स्टिपेशन? पानी कम पीने से भी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि पानी जब आप पीते हैं ना, तो पानी क्या करता है ना, स्टोमक को एक डायरेक्शन देता है, स्टोमक की एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर स्टोमक में एनर्जी नहीं रहेगी तो फूड को वो पचाएगा कैसे सही से, फूड को सही से डाइजेस्ट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। पानी नहीं पीने से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि एकदम पानी पीते ही रहना है। ठीक है, सुबह में पानी पीजिए जो उसका एक प्रॉपर समय है, और सादा पानी पीने की जगह उसमें आप सेंधा नमक मिला सकते हैं, एक चुटकी हल्दी मिला सकते हैं, या कुछ भी ऐसा जो आपको सुबह में पीने से फायदा हो, कुछ भी मिला सकते हैं। ठीक है, मतलब सादा पानी की जगह आप उसको, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ये एक सवाल है, लीवर में हीट के जो आपने पॉइंट्स बताए यही लगा सकते हैं। लीवर में हीट है और टाइम से पहले, यस लगा सकते हैं। लीवर 2-3 सीडेट कीजिए, GB20 सीडेट कीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये लीवर हीट के पॉइंट्स हैं। दिन का इशू होता है और टायर्डनेस फील होती है, उसके लिए भी मेरे को सेम पॉइंट्स पे ये करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो टायर्डनेस है, अगर पीरियड पहले आते हो टायर्डनेस, तो मतलब ये डिफिशिएंसी पैटर्न में ऑलरेडी आ गया। ठीक है, तो जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको पहले आप लगाइए, और उसके बाद जो है अभी आप जैसे अभी डिफिशिएंसी हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लंग्स डिफिशिएंसी को समझा, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग स्प्लीन डिफिशिएंसी को देखेंगे, हार्ट डिफिशिएंसी को देखेंगे, किडनी डिफिशिएंसी को देखेंगे। तो आगे और भी डिफिशिएंसी पैटर्न है, उसमें चूज कीजिए कि आपको कौन सा सूट कर। ठीक है, तो पहले सिम्टम देखिएगा, उसके बाद आप और डीप लेवल में जाके उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन पॉइंट आपको पहले हमने दे दिए। ठीक है, अब आपको लगता है और डीप जाना है, तो और आप डीप जाकर उसको ट्रीटमेंट को समझ सकते हैं। ठीक है, जी सर। एक सवाल है कि मेरे पीरियड्स टाइम पे होते हैं, पेन ज़्यादा होता है, तो क्या करना है। देखिए, पेन जब टाइम, जैसे पेन कब होता है, ठीक है, पेन अगर पीरियड के पहले होता है स्टार्टिंग में तो उसके अलग कारण होते हैं, अगर उस दौरान पेन होता है तो उसके अलग कारण होते हैं। और कई बार जो है ना ब्लड डिफिशियंसी होती है, जिनमें ब्लड की कमी होती है, उनको पीरियड के बाद पेन होता है। तो अभी हम लोग वो चैप्टर भी इसमें खोलने वाले हैं कि पेन कब हो रहा है, उसका क्या कारण। ठीक है, तब आप उसके लिए प्रॉपर पॉइंट्स जो है लगा सकते हैं। ठीक है, तो वेट कर लीजिए। ठीक है, अब हड़बड़ा के काम करने से अच्छा है स्थिर माइंडसेट के साथ हम उन चीज़ों को देखें, एनालाइज करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे पॉइंट्स लगाएं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? यस, तो मेरे ख्याल से आज की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, और सुबह का मेडिटेशन जरूर कीजिए, जितनी हेलो, भी प्रणाम है सर। ध्यान से। सर प्रणाम सर। सर हीट के कारण हड्डियों में नेक्रोसिस भी हो सकती है? हाँ, तो हो सकती है। नेक्रोसिस मतलब क्या होता है? हड्डी मतलब कमजोर हो जाना सर, जैसे वहां पे क्षरण होने लगता है, डिजेनरेशन सर। देखिए, नेक्रोसिस का मतलब होता है मर जाना। ठीक है,
तो हड्डियों में भी मतलब कि अब जो है हड्डियां कमजोर कैसे होती हैं, उसका मेन कारण तो होता है उसमें जो फास्फोरस हुआ, कैल्शियम हुआ, ये चीजें हड्डियों को मजबूत करती हैं। ठीक है, वो कम हो जाएंगे तो हड्डियों का क्षरण होने लगेगा। दूसरा जैसे वेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, वेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, उसमें हड्डियों के बीच में जो है नर्व जो है दब जाते हैं और ये सड़ जाते हैं। ठीक है, तो हड्डियां जो है ना, हड्डियों को अगर आपको सही तरीके से वर्क करते हुए देखना है ना, तो आपको हीट को कंट्रोल करना है। क्योंकि हीट जो है ना, ज्यादा हीट है ब्लड में तो वो एसिड हो गया, एसिडिक हो गया। और जो ज्यादा एसिड है ना, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी जो है अपने शरीर का एसिडिक बैलेंस, पीएच बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो ब्लड है उसको, उसमें कैल्शियम डालेंगी, फास्फोरस डालेंगी, वो चीजें डालेंगी जो हड्डियों में है। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जब ब्लड में हीट बढ़ जाती है तो हड्डियों का जो मिनरल है उसको चूस लेता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि आपके ब्लड में एसिडिटी बढ़ी है। तो इस एसिडिटी को रोकने के लिए ऐसा होता है। ठीक है, जी तो हड्डियों में तो नुकसान होगा ही। जिनके ब्लड में हीट है तो निश्चित रूप से उनके हड्डियों का नुकसान होगा ही, आगे चल के उनको ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा उनको अभी ब्लड आपने हीट, बता सर तो हेलो। उनको यस। ब्लड हीट के ही जो आपने पॉइंट सर दिए हैं, अगर यही पॉइंट सर उन लगाए जिसको भी दिक्कत है तो उस पे कंट्रोल हो जाएगा सर। देखिए, कहने का मतलब है ना कि एग्जाम, एक साल जब परीक्षा, एक साल पढ़ाई कीजिएगा तो लास्ट में एग्जाम भी होता है। ठीक है, एक साल पढ़ना पड़ता है, तब उसके बाद व्यक्ति एग्जाम देता है, तब पास होता है। वो गई नीचे नीचे, कहने चल तो, जल्दी। तो कहने का मतलब है ना कि कहीं पहले चाहिए? पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। हाँ करो ना, आज तो घर घूमने से। क्लास के बीच में क्यों आप लोग बात करते हैं? हेलो। हम्म। हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। सबसे पहले तो आप जो है ना, ये खुद को म्यूट रखा कीजिए, आप जो है क्लास को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, हेलो। लगातार जो है आपके तरफ से डिस्टरबेंस आता रहता है। ठीक है, आपने सुना नहीं मतलब। चलिए पूछे, अभी क्या पूछना है, और बाकी लोग हाँ जी म्यूट मैं रखिए, क्योंकि अगर हम जूम मीटिंग से निकाल देंगे ना तो फिर आप कभी जूम मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे हमारे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और किसके पास सवाल है, पूछ सकते हैं, बोलिए। सर वही क्वेश्चन मैं पूछ रही थी कि जो आप अभी ये हड्डियों का डिजेनरेशन के लिए आपने बताया कि तो उसमें ब्लड हीट के अगर पॉइंट लगा दिए जाएं सर तो उसमें कंट्रोल धीरे धीरे हो सकता है कि उनका क्षरण धीरे धीरे मतलब रुक जाए। पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, इस पर और भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जी सर, जी सर, जी जब सर। पूरा कोर्स कंप्लीट होगा ना, तब जो है आप खुद ही डायग्नोस करके पॉइंट लगा दीजिएगा। जी एक्चुअली जी अभी हम लोग, ये आज पहला दिन है, अभी जी इसको लेकर अभी 9 दिन और बाकी है। ठीक है, तो बहुत कुछ अभी मिलने वाला है, तो उन सबको देख के लास्ट में आप कीजिए ना, क्योंकि ट्रीटमेंट आपका मरीज आज ही तो एकदम भागा नहीं जा रहा है ना। ठीक है, थोड़ा इंतजार करिए। ठीक है, जी। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये लाइव क्लास तो अभी सबके लिए अवेलेबल थी, कल भी रहेगा, लेकिन कल थोड़ा देर हो सकता है। अच्छा, ठीक एक है, थैंक यू। क्वेश्चन पूछना था मुझे। पूछिए हेलो। हाँ, पूछिए। जैसे अभी आपने कहा कि एकदम किसी को अगर पसीने एकदम से आ जाए तो हार्ट और लंग में डेफिशिएंसी मानी जाती है। नहीं, देखिए, लंग्स की ही, लंग्स जो है ना, हाँ हाँ। हीट बढ़ने से कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, और हीट उसको कहाँ से मिलती है, बगल में ही हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट की हीट अगर बढ़ जाती है, या देखिए दोनों कंडीशन है, हमने हम्म कल इसको बताया था। लंग्स जो है, बॉडी में जो स्वेट वाले चैनल होते हैं, स्वेटिंग के चैनल। हम्म ठीक है, हम्म स्वेट ग्लैंड्स हम लोग जिनको कहते हैं, उनके गेट को कंट्रोल करते हैं।
ठीक है, और कभी लंग्स गर्म हो गया, ठीक है, तो उसकी एनर्जी घट जाती है और वो इन गेट्स को रोक नहीं पाता, ठीक है, और ये गेट खुल जाते हैं, जो उनके भीतर पसीना होता है वो अचानक से निकल जाता है, ठीक है। उसी से घबराहट भी हो जाती है। घबराहट भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा अच्छा। ऐसे शरीर में पसीना अगर छाती पर अचानक से आए, इसका मतलब अच्छा। लंग्स में प्रॉब्लम। माथे पे अगर अचानक से पसीना आ जाए तो आपको हार्ट में प्रॉब्लम की ओर देखना चाहिए, ठीक है। ओके तो स्वेट का अलग अलग डायग्नोसिस है कि स्वेट कहाँ हाँ होता है, कब होता है, सही माँ। हाँ हाँ माँ से लेकिन बाहरी का पार्ट है। हाँ लेकिन मेनली लंग्स जो है वो हम्म। कमजोर हो जाता है और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है और पसीना अचानक से बाहर निकलता है, जबकि लंग्स का काम है, एक्चुअली लंग्स क्या है ना, पूरे हम्म। शरीर में नमी को मेंटेन करता है। जैसे ओके। स्किन पर क्या है ना, मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी हम्म। चाहिए। तो मॉइस्चर को हम्म। मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ग्लैंड्स हैं, हम्म। स्वेटिंग ग्लैंड हम्म। है, जिनमें पानी मॉइस्चर है, ठीक है। हम्म। तो हम्म। लंग्स का काम है इनमें जो है मॉइस्चर सप्लाई करना, ठीक है। तो ये ओके डिपार्टमेंट है लंग्स का, और ओके। स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू जो है वो स्किन के मॉइस्चर को कंट्रोल में रखता है, लेकिन उसकी ताकत घट जाती है तो अचानक से ये पसीने के रूप में सभी लिक्विड बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। थैंक यू। ओके, चलिए। गुड इवनिंग सर। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त लगा और नॉलेज इतना अच्छा देने के लिए मतलब धन्यवाद की शब्द नहीं है। सर एक चीज पूछना चाहेंगे कि हम तो मेन ग्रुप में है इसलिए पता नहीं चल पाता, बहुत सारा ग्रुप है, तो इसका जो वीडियो वगैरह कौन सा ग्रुप से निकालेंगे? मेन ग्रुप का नाम थोड़ा बता देंगे? देखिए, हेल्थ क्लब में मेन ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक आपको है। नाम पूछने की जरूरत नहीं है, आप हेल्थ ग्रुप हमने क्या कहा, जो भी लैब का मेंबर है या हेल्थ क्लब के मेंबर हैं हाँ वो सर। चेक कीजिए जाकर। नहीं, इस टॉपिक का नाम जैसे ढूंढेंगे तो बहुत सारा है ना, तो इसीलिए पूछ रहे कि कौन कोई बहुत सारा कहाँ से रहेगा, हमने अभी कितने कितने क्लासेस में ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक 3 बजे का क्लास, एक 5 बजे नहीं। का, ठीक है। हाँ हाँ। 2 क्लास चल रहा है तो 2 ही ग्रुप होगा ना, तो बहुत सारे अच्छा। ग्रुप पास हो जाएगा, और अभी आज स्टार्ट हुआ तो एक ही ग्रुप रहेगा। और आयुर्वेद वाला सर वो कंप्लीट हो गया क्या? वो बीएटी का कोर्स था और बीएटी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का फिर एडवांस कोर्सेज आएंगे, लेकिन वो एक बेसिक कोर्स था, ठीक है, जो अच्छा, सब कोई कर सकता है, ये ठीक है। फीमेल डिजीज वाला ये चल रहा है ना सर, ये शाम का क्लास? ये आज से स्टार्ट हो, ये कल से ही स्टार्ट था, लेकिन आज से ये 5 बजे रहेगा डेली, ठीक है। अगर कभी कुछ कारण से थोड़ा लेट हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज 5 बजे डेली इसका टाइम फिक्स है, ठीक है। सर काइंडली यदि एक बार फिर से हेल्थ ग्रुप में डाल देंगे सर लिंक, तो देख लेते तो आसानी होता। बार बार नहीं डाला जाता है, आप जाकर देखिए वहीं पर होगा, एक दो दिन क्योंकि बैक में जाके मिल जाएगा, ठीक है सर। वो डाला जा चुका है, परसों ही डाला जा चुका है। ठीक है सर, ठीक है दोबारा सर। हम एक ही चीज को बार बार क्यों डालेंगे, वो आपके ग्रुप में है ना, ढूंढ आपको लेंगे जाकर केवल देखना है ना, हेल्थ ग्रुप में ना सर। हेल्थ क्लब, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। ओके, हेलो तो आज के जो सवाल हैं फिनिश करते हैं, फिर हम लोग कल आएंगे। सर, एक मिनट। आप आपसे मैंने एक दिन प्रोटोकॉल पूछा था, आपने ST4 बताया, मुझे इतना रिलीफ मिला सर तुरंत एक बार प्रेस करने से, तो आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं सर। इतना सटीक आप ST4, ट्रीटमेंट। अच्छा, डिजीज क्या था? ये मेरा जो लेफ्ट साइड का जॉ था वो ऐसे लग रहा था लॉक हो रहा है, मुंह लो पूरा खुल नहीं रहा था, तो एक बार जस्ट मैंने दबाया, उससे इतना रिलीफ मिल गया सर। अनेकों ने धन्यवाद आपके, क्या कहें, आप इतने ज्यादा ब्रिलियंट हैं और हम देखिए, लोगों को आप लोग इतना भी जो अच्छा है, गाइड करते हैं सर, ठीक है, उसके आप लोग लिए विश्वास कर लेते हैं तो धन्यवाद सबसे पहले कि आप हमारे ट्रीटमेंट पे विश्वास करके उसको अप्लाई करते हैं। तो कई बार बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट पूछते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते, ठीक है। नहीं। हाँ,
तो सर सबसे पहले तो हमें भी मेरा धन्यवाद तो करना चाहिए इसके लिए आपको। नहीं सर, मेरा जॉ लॉक हो रहा था, मुंह पूरा खुल नहीं पा रहा था। मैंने एक ही बार प्रेस किया ST4 को और मुझे रिलीफ मिला। तो मैं सोचती भी हूँ कि ग्रुप में डालूं, पर उतना टाइप करने को मुझे परेशानी जाती है। इसके लिए आपसे आपके सम्मुख बोल रही हूँ, आप इसी को थैंक यू, मेरा धन्यवाद समझिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुचित्रा जी। चलिए, बहुत अच्छा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक सिंगल पॉइंट से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जी कहेंगे एक सर। पॉइंट से क्या होगा, ठीक है। आप एक पॉइंट से अप्लाई कीजिएगा ना, तो एक पॉइंट जब आप लगाते हैं ना, तो फोकस होता है कि हमको यही काम करना है। अगर आप 2-3 पॉइंट लगाते हैं, तब जो है सोचना पड़ता है बॉडी को कि किस काम के लिए ये 4 पॉइंट्स लगाए गए, वो कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर ज्यादा प्रोटोकॉल लगा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिंगल पॉइंट से भी आप रिजल्ट ला सकते हैं। अगर नहीं आए तब फिर वो बाकी का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। जी तो सर। चलिए आज के लिए इतना ही। जी सर। कल के लिए बहुत सारे टॉपिक है। कल हम लोग जो है ये एनर्जी की डिफिशियंसी पर डिटेल से जानेंगे। देखिए, एनर्जी की डिफिशियंसी को अगर आप समझ लेंगे ना, ठीक है, कैसे होती है, क्यों होती है और क्या ट्रीटमेंट दे, आप मोस्टली 40-50% बीमारियों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बाकी आप एक्सक्यूज सबका धन्यवाद। एक्सक्यूज मी सर, एक बात पूछना चाह रहे सर, वो रिसेट मारा गया है क्या? देख रहे हैं कि रिसेट बता रहा है, उस लिंक को क्लिक कर रहे हैं तो वो रिसेट बता रहा है कि रिसेट कर दिया गया। अच्छा, ठीक है, उमेश फिर से लिंक दे दीजिएगा हेल्थ क्लब में, मेन ग्रुप का, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।